Hello student, now today we are going to focus यूनिवर्सिटी क्वेश्चन रिव्यू पेपर पार्ट बी। सो पार्ट ए को तो हमने डिस्कस कर लिया, अब हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। तो पार्ट बी में जो क्वेश्चन जो है वो आपके 7 क्वेश्चन में से हमको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होता है और ये जो पार्ट होता है ये ऑप्शनल होता है। सो हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अब इसको हम डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट, पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज कंपाउंडिंग इन स्टीम टरबाइन? एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग इन इम्पल्स स्टीम टरबाइन विथ सुटेबल स्कीमेटिक डायग्राम। सो स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पर हमें फोकस करना है। पहले तो हमें ये फोकस करना है कि स्टीम टरबाइन में कंपाउंडिंग क्या होती है, उसके बाद हमें एक्सप्लेन करना है वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग इन इम्पल्स स्टीम टरबाइन। ठीक है, और डायग्राम के थ्रू इसको हमें एक्सप्लेन करना है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्टीम टरबाइन में जो कंपाउंडिंग होती है ना वो इम्पल्स टरबाइन में ही होगी। रिएक्शन टरबाइन में हमें कंपाउंडिंग की ज़रूरत नहीं होगी। बट इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन होती क्या है। सो जैसे कि ये आपका है इम्पल्स टरबाइन। सो पहले मैं बात करता हूँ स्टूडेंट इम्पल्स टरबाइन। तो जैसे कि आप जानते हो, if the inlet of the steam in the form of kinetic energy then it is called impulse turbine. Clear? So AC turbine जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम होती है, प्रेशर एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है, तो उस टरबाइन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इम्पल्स टरबाइन बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन की, इफ द इनलेट ऑफ द स्टीम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी देन इट इज कॉल्ड रिएक्शन टरबाइन। सो एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं कि जब बॉयलर से हाई प्रेशर की जो स्टीम आती है, जो बॉयलर से हाई प्रेशर की स्टीम आती है वो फ्लो किस में करती है? नोजल्स में करती है। तो नोजल में क्या होता है स्टूडेंट? उसका प्रेशर ड्रॉप होता है। प्रेशर ड्रॉप होने के साथ उसकी वेलोसिटी हाई हो जाती है। और अगर ये चीज़ अगर मैं कंपाउंडिंग रिएक्शन टरबाइन में करूँगा तो रिएक्शन टरबाइन में तो आपको क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी मिलती है, तो वहाँ पर तो कंपाउंडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में हमें कंपाउंडिंग की ज़रूरत होगी। और वो कैसे होगी वो मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बताता हूँ। अब जैसे कि स्टूडेंट आप देख रहे हो कि ये हमारा एक सिंगल स्टेज, ये क्या है आपका? सिंगल स्टेज टरबाइन है। सिंगल स्टेज टरबाइन है, दैट मीन्स इसमें एक मूविंग ब्लेड है और एक नोजल है। अब स्टूडेंट कि बॉयलर का प्रेशर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। तो फ्रॉम हाई प्रेशर ऑफ बॉयलर टू कंडेंसर प्रेशर, ठीक है, हाई प्रेशर बॉयलर से कंडेंसर प्रेशर का जो प्रेशर होता है स्टीम का वो डायरेक्टली किस पर फ्लो करता है? नोजल में। तो स्टूडेंट जानते हैं कि नोजल का मेन फंक्शन क्या होता है कि जब स्टीम नोजल में इंटर करती है तो उसका प्रेशर क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। अगर प्रेशर ड्रॉप होगा तो स्वाभाविक है कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि ये आपका एक कॉलम है, इसमें नोजल दे रखा है और ये नोजल का डायग्राम है, और इसका ये कॉलम है, इसमें मूविंग ब्लेड है और ये ब्लेड्स के डायग्राम इस तरह है। अब हम जानते हैं कि नोजल का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो प्रेशर को एकदम से ड्रॉप कर देता है और वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। और मूविंग ब्लेड में क्या होता है कि वेलोसिटी क्या होती है? कंज्यूम होती है। ठीक है, वेलोसिटी, क्योंकि ब्लेड और स्टीम क्या होती है? पहले नोजल में जाती है, नोजल में जाने के बाद उसका प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होने के कारण उसकी वेलोसिटी हाई हो जाती है। अब वो जो वेलोसिटी से जो स्टीम मूविंग ब्लेड्स पर स्ट्राइक करेगी तो मूविंग ब्लेड क्या करेगी? उसकी स्टीम को मीन्स उसकी स्टीम का जो एक्शन है उसको कंज्यूम करेगी, तो उस दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले जो ये हाई प्रेशर बॉयलर जो स्टीम है वो इंटर करती है कि इसमें नोजल में, तो नोजल क्या करता है? उसके प्रेशर को एकदम से ड्रॉप कर देता है। तो पहली स्टेप तो ये क्लियर हो गई। और उसके बाद में कोई इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे है, तो नोजल क्या करेगा? उसकी वेलोसिटी को एकदम से क्या कर देगा? मैक्सिमम कर देगा। ठीक है, तो एक काम तो क्या करता है? प्रेशर को ड्रॉप करता है, और एक काम क्या करता है? वेलोसिटी को एकदम से मैक्सिमम कर देता है। अब उसके बाद यही वेलोसिटी की जो स्टीम है ये जाती है मूविंग ब्लेड्स पे, तो मूविंग ब्लेड पे वो क्या करता है? उसको वेलोसिटी को कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है अब वो क्या होगी? आपकी वेलोसिटी डाउन होगी, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, और यहाँ से वेलोसिटी आउट हो गई। और साथ साथ जब ये
प्रेशर, मतलब ये जो बोलते हैं स्टीम का प्रेशर, जैसे यहाँ पे तो ड्रॉप था और जब ये मूविंग ब्लेड पे जाएंगे तो मूविंग ब्लेड में ये प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि मूविंग ब्लेड पर प्रेशर हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो स्टूडेंट आपने एक चीज़ यहाँ पे क्या देखी कि सिंगल स्टेज में आपकी एक ही नोजल है और सारा प्रेशर एक ही नोजल में आता है, मतलब सारा प्रेशर मतलब नोजल के थ्रू तो एकदम से प्रेशर वो क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। तो स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर स्टीम की जो वेलोसिटी है, सपोज मान लो कि स्टीम की वेलोसिटी कितनी है 1400 मीटर पर सेकंड, अगर इसकी नोजल मतलब स्टीम की वेलोसिटी कब, जब ये नोजल से होकर जाएगी तो नोजल इसका काम, नोजल पहले तो क्या प्रेशर को ड्रॉप कर देगा, प्रेशर को जैसे ही ड्रॉप करेगा तो वेलोसिटी को तो मैक्सिमम कर ही देगा, और मान लिया कि वो वेलोसिटी कितनी है 1400 मीटर पर सेकंड। अब मैं मान लो कि इसकी जो ब्लेड वेलोसिटी, क्योंकि ब्लेड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u इक्वल्स टू वी नोजल अपॉन 2, तो ये कितनी हो जाएगी 700 मीटर पर सेकंड। अब मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, अगर मान लो मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाता हूँ पाई डी एन अपॉन 60 और कुछ अप्रोप्रिएट वैल्यू यहाँ पे पुटअप करता हूँ, तो मुझे जो रिवॉल्यूशन पर मिनट जो मिलेगा टरबाइन का वो कितना मिलेगा 35,000, मतलब 30,000 से लेकर 35,000 तक आरपीएम मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस हाई स्पीड ऑफ टरबाइन इज इम्पॉसिबल, दिस हाई स्पीड ऑफ टरबाइन इज इम्पॉसिबल, सो वी नीड कंपाउंडिंग, सो वी नीड कंपाउंडिंग। मतलब क्योंकि अगर इस तरह का हम अरेंजमेंट करते हैं तो इससे आपकी जो स्पीड मिलती है टरबाइन की वो बहुत ज़्यादा मिलती है, और इतनी स्पीड तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं है। सो हम क्या करेंगे कि जो सारा प्रेशर ड्रॉप होता है, ऑल प्रेशर ड्रॉप इन ए सिंगल नोजल वेलोसिटी विल बी हाई, अगर सारा प्रेशर एक ही नोजल में ड्रॉप होता है तो वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो हम ऐसी कुछ ट्रिक्स अपनाएं जिससे हमारा जो प्रेशर है वो एक प्रैक्टिकल लिमिट पर आ पाए। तो हम उस दौरान क्या करते हैं, कंपाउंडिंग करते हैं। तो कंपाउंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, कंपाउंडिंग रिक्वायर इन इम्पल्स टरबाइन ओनली। तो पहली बात तो ये है कि कंपाउंडिंग की जरूरत वहाँ पे होती है जहाँ पर हमारा इम्पल्स टरबाइन होता है। उसके बाद टू रिड्यूस द रोटर स्पीड इन प्रैक्टिकल लिमिट, अगर रोटर स्पीड, अगर टरबाइन के रोटर की स्पीड को प्रैक्टिकल लिमिट तक लाना होता है तो उस दौरान हमें क्या करना होता है, कंपाउंडिंग करनी होती है। तो कंपाउंडिंग के लिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग इन इम्पल्स टरबाइन। तो कौन कौन सी स्टेप्स हैं अब हम आप देखते हैं। पहला है वेलोसिटी कंपाउंडिंग, फिर दूसरा है आपका प्रेशर कंपाउंडिंग, और थर्ड जो स्टेप है वो होता है वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग। तो हमें जो उसकी कंपाउंडिंग करनी है इम्पल्स टरबाइन की, तो पहले स्टार्ट करना है वेलोसिटी कंपाउंडिंग कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग कैसे करेंगे, उसके बाद हम प्रेशर कंपाउंडिंग डिस्कस करेंगे, लास्ट में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट वेलोसिटी कंपाउंडिंग। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले हमने क्या देखा था कि एक ही नोजल लिया था और एक ही मूविंग ब्लेड या एक ही टरबाइन ली। तो हमने क्या करा, इस वेलोसिटी कंपाउंडिंग में स्टूडेंट हम क्या करते हैं वेलोसिटी कंपाउंडिंग में कि हमारे पास यहाँ पर एक नोजल होता है, ठीक है। नोजल का काम तो आपको पता है कि वो प्रेशर को ड्रॉप करता है और वेलोसिटी को मैक्सिमम करता है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड। दैट मीन्स एक टरबाइन है जिसका मूविंग ब्लेड है, फिर उसके बाद एक गाइड ब्लेड या बोल सकते हैं फिक्स ब्लेड। फिक्स ब्लेड का मतलब क्या होता है कि वो टरबाइन एक तो मूविंग होगी, जब स्टीम क्या होगी ब्लेड्स पर स्ट्राइक करेगी तो वो आपका रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, और टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी, और उसके बाद में फिर वो जो स्टीम क्या करेगी, मूविंग ब्लेड से काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करते हुए वापस किस में जाएगी, फिक्स ब्लेड। अब फिक्स ब्लेड क्या रहता है, इस तरह से स्टेशनरी ब्लेड होता है जो मूवेबल नहीं रहता है। तो वो क्यों रखा जाता है फिक्स ब्लेड, ताकि जो टरबाइन का जो बोलते हैं ना स्पीड वो मेंटेन रह सके, क्योंकि स्टीम क्या होगी मूविंग ब्लेड से अगर डायरेक्ट मूविंग ब्लेड पे जाएगी तो क्या होगा, दूसरे टरबाइन की स्पीड को वो क्या कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए हमें फिक्स ब्लेड बीच में रखना पड़ता है। तो देखिए मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, मूविंग ब्लेड, फिर अगेन फिक्स ब्लेड एंड फाइनली मूविंग ब्लेड। मतलब हमने स्टार्ट करी नोजल से, फिर रखा मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड बोल सकते हो या इसको गाइड ब्लेड बोल सकते हो, फिर मूविंग ब्लेड, फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड। अब स्टूडेंट मूविंग ब्लेड का जो डायग्राम है वो इस तरह होता है, ठीक है। इस डायग्राम को मैंने बताया कि ये मूविंग ब्लेड है और फिक्स ब्लेड को डायग्राम को मैंने इस तरह बना दिया, ठीक है। अब नोजल तो है ही एज इट इज। अब सबसे पहले कि ये मान लो आपका ये है आपका बॉयलर प्रेशर। कौन सा प्रेशर, बॉयलर प्रेशर। तो बॉयलर प्रेशर हाई प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर जब ये किस में आता है, नोजल में आती है स्टीम, तो वो क्या कर देता है प्रेशर को एकदम से
एकदम से ड्रॉप कर देता है। तो आप देखिए जब स्टीम नोजल में जाएगी, हाई प्रेशर स्टीम बॉयलर से जो आती हुई स्टीम कहाँ जाएगी, नोजल में जाएगी। तो नोजल उसका क्या करेगा, प्रेशर को एकदम से ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप कर दिया स्टूडेंट। अब चूंकि ये प्रेशर मूविंग ब्लेड में जाएगा, तो मूविंग ब्लेड में और फिर फिक्स ब्लेड में, मूविंग ब्लेड में, फिक्स ब्लेड में, मूविंग ब्लेड में, तो यहाँ उसके प्रेशर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये प्रेशर थ्रू आउट द ब्लेड्स क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। दैट मीन्स कि मूविंग ब्लेड में भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, फिक्स ब्लेड में भी कांस्टेंट रहेगा, मूविंग ब्लेड में भी कांस्टेंट रहेगा, फिक्स ब्लेड में भी कांस्टेंट रहेगा, और फाइनली मूविंग ब्लेड में भी कांस्टेंट रहेगा। तो हमने कांस्टेंट की एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ये तो काम हो गया नोजल का। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं हमारी मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड की। अब चूंकि ये स्टीम जब यहाँ नोजल से गई तो इसकी प्रेशर तो ड्रॉप हो गया, लेकिन इस वेलोसिटी इन, जब वेलोसिटी इन करता है तो आप क्या देख रहे हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे एकदम से क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है। अब चूंकि ये मूविंग ब्लेड पर स्ट्राइक करती है तो ऑब्वियसली बात है कि काइनेटिक एनर्जी को ये क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। फिर फर्दर ये कहाँ जाती है, फिक्स प्लेट पर जाती है। तो फिक्स प्लेट पे तो इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो हम क्या मानेंगे स्टूडेंट, इसको कांस्टेंट मानेंगे। फिर फर्दर ये कहाँ पे जाती है, मूविंग ब्लेड में जाती है, तो फिर वेलोसिटी में क्या होता है, ड्रॉप होता है। फिर उसके बाद में फिक्स प्लेट पे जाती है, तो यहाँ पर तो वेलोसिटी आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर फर्दर ही मूविंग ब्लेड में जाती है तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल कंज्यूम होके डाउन हो जाती है। तो आप क्या देख रहे हो, वेलोसिटी का ड्रॉप यहाँ पे हो रहा है। जहाँ जहाँ पर मूविंग ब्लेड्स हैं वहाँ पर वेलोसिटी का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, और फाइनली यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। तो ये इस तरह से हम वेलोसिटी कंपाउंडिंग का डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वेलोसिटी कंपाउंडिंग तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं प्रेशर कंपाउंडिंग। ठीक है, सो ये हमारा डायग्राम है प्रेशर कंपाउंडिंग। तो वेलोसिटी कंपाउंडिंग में हमने क्या लिया था, नोजल एक ही लिया था, और मूविंग ब्लेड और मूविंग ब्लेड, और उसके साथ में हमने गाइड ब्लेड या फिक्स ब्लेड को मतलब कंसीडर किया था। ठीक है, अब वेलोसिटी कंपाउंडिंग के जैसे हम अगर बात करें प्रेशर कंपाउंडिंग, तो प्रेशर कंपाउंडिंग में हमको क्या करना है, जैसे वेलोसिटी कंपाउंडिंग में हमने क्या करा था, वेलोसिटी को ड्रॉप किया था स्टेज बाय स्टेज। उसी तरह अब हम प्रेशर कंपाउंडिंग में क्या करेंगे, स्टेज बाय स्टेज प्रेशर को क्या करेंगे स्टूडेंट, ड्रॉप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक है नोजल, उसके बाद मूविंग ब्लेड, फिर नोजल, फिर मूविंग ब्लेड, फिर नोजल, फिर मूविंग ब्लेड। जैसे कि हमने वेलोसिटी कंपाउंडिंग में क्या करा था, मूविंग ब्लेड और उसके साथ में लगाया था फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड, फिर फिक्स ब्लेड। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि नंबर ऑफ नोजल्स हमने यहाँ पर ज़्यादा ले लिए। नंबर ऑफ नोजल ज़्यादा लेने का रीज़न क्या है कि अब हम जो प्रेशर का ड्रॉप करेंगे ना, वो स्टेज बाय स्टेज में करेंगे। तो हमने यहाँ पर नोजल यूज़ किया। अब नोजल में क्या हुआ, ये बॉयलर से आने वाली जो स्टीम है वो हाई प्रेशर की स्टीम होती है। जब वो नोजल में जाती है तो नोजल उसका क्या कर देता है, प्रेशर ड्रॉप कर देता है। फिर ये जाती है मूविंग ब्लेड में, तो मूविंग ब्लेड में तो ये प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर फर्दर नोजल में जाती है, फिर नोजल वापस से इसका प्रेशर को क्या कर देगा, दूसरी स्टेज में ड्रॉप कर देगा। फिर मूविंग ब्लेड में जाएगा, तो मूविंग ब्लेड में फिर ये प्रेशर को क्या करेगा, कांस्टेंट रखेगा। फिर ही नोजल में जाएगा, तो नोजल से फर्दर ये प्रेशर को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, और वापस से जो मूविंग ब्लेड में जाएगा तो प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपने देखिए प्रेशर इन और प्रेशर आउट, तो ये आपको समझ में आ गया। तो नोजल कितने हैं आपके, 1 2 3। तो 3 नोजल से आपने जो प्रेशर को ड्रॉप किया वो किस में किया, स्टेजेस में किया। पहली स्टेज में ड्रॉप हुआ, फिर सेकंड स्टेज में ड्रॉप हुआ, और थर्ड स्टेज में ड्रॉप हुआ। अब जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो स्वाभाविक है कि ये वेलोसिटी को क्या करेगा, मैक्सिमम कर देगा। तो ये वेलोसिटी इन है, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, मैक्सिमम हो गई। यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। अब चूंकि मूविंग ब्लेड में जाएगा तो वेलोसिटी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, वेलोसिटी का ड्रॉप हुआ। फिर नोजल में गई, फिर ये वेलोसिटी को मैक्सिमम कर देगा। फिर ये मूविंग ब्लेड में है, तो मूविंग ब्लेड क्या करेगा, वेलोसिटी को कंज्यूम करेगा। फिर वापस नोजल में गई, वेलोसिटी को मैक्सिमम कर देगा। फिर ये मूविंग ब्लेड में आए तो वेलोसिटी को ये ड्रॉप करेगा। तो ये हो गया आपका प्रेशर कंपाउंडिंग। तो प्रेशर कंपाउंडिंग क्यों किया हमने, ताकि प्रेशर को हम स्टेज बाय स्टेज में क्या कर सके, ड्रॉप कर सकें। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि प्रेशर कंपाउंडिंग में आपका यहाँ पर क्लियर हो गया हो। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग। वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमको वेलोसिटी और प्रेशर दोनों को साथ साथ में क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप में डाउन करना है। तब हम उसकी बात करते हैं। सो स्टूडेंट, वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग, अब दोनों को साथ में हम क्या कर रहे हैं, इसकी कंपाउंडिंग कर रहे हैं। तो आप पहले तो देखिए, ये हमारे टेबल में ये है आपका नोजल, फिर ये है हमारा मूविंग ब्लेड, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मूविंग ब्लेड,
फिर इसको बोलोगे आप गाइड ब्लेड या फिक्स ब्लेड, फिर अगेन मूविंग ब्लेड, फिर आपका नोजल, फिर मूविंग ब्लेड, फिर आपका हो गया गाइड ब्लेड, देन फिर मूविंग ब्लेड। तो स्टूडेंट आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर हमको दोनों एक साथ, दोनों का मतलब वेलोसिटी का भी ड्रॉप करना है और कहीं ना कहीं प्रेशर का भी स्टेज बाय स्टेज ड्रॉप करना है। तो इसको बोलोगे आप वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग। अब स्टूडेंट देखिए कि हाई प्रेशर का जो बॉयलर का जो स्टीम होती है वो जब नोजल में जाएगी तो नोजल क्या करेगा, प्रेशर को क्या कर देगा, एकदम से ड्रॉप कर देगा। फिर यही प्रेशर मूविंग ब्लेड में जाएगी तो ये कांस्टेंट हुआ, फिर यही प्रेशर गाइड ब्लेड में जाएगी तो भी कांस्टेंट हुआ, फिर यही प्रेशर मतलब मूविंग ब्लेड में जाएगा तो ये भी क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये पहली स्टेज हो गया। अब चूंकि नोजल क्या करेगा कि प्रेशर को तो ड्रॉप कर रहा है लेकिन स्टीम को यहाँ पे क्या कर रहा है, मैक्सिमम कर रहा है, सॉरी वेलोसिटी, स्टीम ऑफ वेलोसिटी उसको क्या कर रहा है, मैक्सिमम कर रहा है। उसके बाद फिर ये स्टीम मूविंग ब्लेड में कंज्यूम होगी तो यहाँ पर वेलोसिटी का क्या हुआ, ड्रॉप हुआ। फिर ये गाइड ब्लेड में जाएगी तो गाइड ब्लेड में क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी आपकी, कांस्टेंट होगी। फिर फर्दर ये मूविंग ब्लेड में जाएगा तो वेलोसिटी क्या हुआ, आपका ड्रॉप हुआ। तो ये स्टेप तो हो गई आपकी। फिर यहाँ पे हमने वापस एक नोजल लगाया। अब ये नोजल क्या करेगा कि यहाँ पर जो प्रेशर कांस्टेंट था अब ये प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ। उसके बाद ये मूविंग ब्लेड में गया, फिर ये प्रेशर ड्रॉप हुआ, मतलब ड्रॉप क्या मतलब कांस्टेंट हुआ, क्योंकि मूविंग ब्लेड में भी प्रेशर कांस्टेंट, गाइड ब्लेड में भी प्रेशर कांस्टेंट और मूविंग ब्लेड में भी प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आपका आउट हो जाएगा। अब उसके साथ यहाँ पे देखो, अब नोजल क्या कर देगा, उसकी वेलोसिटी को मैक्सिमम कर देगा। फिर मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी को कंज्यूम करेगा तो वेलोसिटी ड्रॉप, फिर यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट और देन फर्दर वेलोसिटी ड्रॉप। तो ये इस तरह से क्या हो गया, आपका वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग हो गया और यहाँ से आपकी वेलोसिटी आउट। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वेलोसिटी कंपाउंडिंग, प्रेशर कंपाउंडिंग और वेलोसिटी प्रेशर कंपाउंडिंग तीनों स्टेज आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। तो यही होता है आपका कंपाउंडिंग इन स्टीम टरबाइन। और स्टीम टरबाइन में किस में, पर्टिकुलर इम्पल्स टरबाइन में। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कंपाउंडिंग क्या होता है और उसको हम कैसे करते हैं। सो स्टूडेंट, पार्ट बी का सेकंड क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, आल्सो गिव देयर एप्लीकेशंस। सो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, दोनों में हमको क्या करना है, डिफरेंस डिस्कस करना है और उसके साथ साथ उनकी एप्लीकेशंस के बारे में भी डिस्कस करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिफरेंस रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो ये पंप से रिगार्डिंग टॉपिक है। अब जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हो कि पंप होता क्या है, तो पंप एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हम वन बाय वन रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग पंप और सेंट्रीफ्यूगल पंप, सबसे पहले हम इनके डायग्राम को देखते हैं कि कैसा होता है। सो स्टूडेंट, आप देख रहे हो कि ये जो डायग्राम है ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप है और इसके साथ ये जो डायग्राम है स्टूडेंट ये हमारा सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप है। अब हमको इनमें ही डिफरेंस स्टडी करना है। तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है इसमें एक इम्पेलर होता है, ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड आई होता है। तो ये जो इम्पेलर होता है ये रोटेट करता है। अभी किस प्रिंसिपल पर रोटेट करता है, तो ये जो प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर ये रोटेट करता है और जिससे लिक्विड या फ्लूइड को ये सक्शन पाइप से डिलीवरी पाइप तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। आप उसके साथ साथ में यहाँ पे आप देख रहे हो ये है रेसिप्रोकेटिंग पंप। और रेसिप्रोकेटिंग पंप जो कि काम करता है पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कारण। जब ये क्रैंक आपकी रोटेट करती है तो क्रैंक के रोटेशन होने के कारण पिस्टन क्या करता है, लीनियर मोशन करता है। अब उसमें भी वही चीज़ होती है कि यहाँ से सक्शन से ये लिक्विड को लिफ्ट करके डिलीवरी पाइप तक पहुँचाता है। अब इनके डिफरेंस को हम वन बाय वन। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो इनके क्या क्या डिफरेंस है तो हम इसको वन बाय वन स्टडी करते हैं। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है
तो सेंट्रीफ्यूगल पंप किस प्रिंसिपल पर काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पर काम करता है, तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन। ठीक है, तो पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन के बेस पर ये काम करता है। ओके, और दूसरा डिफरेंस है, इट इज़ ए स्मॉल हेड हाई डिस्चार्ज पंप, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो हेड होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए इसमें डिस्चार्ज क्या होता है पंप में बहुत ज़्यादा होता है। और चूँकि इट इज़ ए हाई हेड, इसमें जो हाई हेड की जो कंडीशन होती है वो हाई हेड होती है, तो इस दौरान इसमें डिस्चार्ज क्या होता है? लो होता है, तो लो डिस्चार्ज पंप होता है और ये हाई डिस्चार्ज पंप होता है। और उसके बाद थर्ड डिफरेंस, इट इज़ यूज फॉर पंपिंग हाई विस्कस फ्लूइड। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये इसका जो हेड है वो लो हेड होता है और डिस्चार्ज आपको क्या मिलता है? हाई मिलता है, और इसमें एक तरह से कंटिन्यूअस फ्लो होता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कोई फ्लूइड में कोई अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा भी होगी ना, तो ये उसको इजीली तरीके से पंप कर सकता है। सो इट इज़ यूज फॉर पंपिंग हाई विस्कस फ्लूइड। विस्कस फ्लूइड बोले, या अगर कोई फ्लूइड में थोड़ा बहुत कचरा वचरा भी है तो उसको भी साथ में लेकर ये पंप कर सकता है। और अगर हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो इट इज़ यूज फॉर पंप लो विस्कस फ्लूइड। तो यहाँ पर फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है तो वो कम होनी चाहिए, उसी को ये पंप कर सकता है। उसके बाद में इट इज़ कंटिन्यूस डिस्चार्ज द फ्लूइड, ये फ्लूइड को कंटिन्यूसली डिस्चार्ज कर सकता है, मतलब एक जैसा फ्लो ला सकता है। और इसकी अगर बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप, इट डजंट डिस्चार्ज द फ्लूइड कंटिन्यूसली। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि ये आपका जो पिस्टन है ये रेसिप्रोकेटिंग कंसेप्ट पर काम करता है, तो इस दौरान क्या होता है, इसमें डिस्चार्ज जो है वो कंटिन्यू आने के बजाय रेंडमली आता है। ठीक है, कंटिन्यूस इसमें डिस्चार्ज नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिफ्थ नंबर का जो डिफरेंस की बात करें, प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। जनरली कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप हम जब यूज़ करते हैं तो उसमें प्राइमिंग की प्रोसेस की हमको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्राइमिंग क्या होता है। प्राइमिंग जिसमें हमको क्या करता है, वाटर से उसको फिल करके एयर को बाहर निकाला जाता है। अब चूंकि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सो नो नीड ऑफ प्राइमरी प्रोसेस, किसमें? रेसिप्रोकेटिंग पंप में। ओके, अब अगर हम बात करते हैं किसकी? रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तो इट यूजेस इम्पेलर टू ट्रांसफर एनर्जी ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए हम जनरली किसका यूज़ करते हैं? इम्पेलर का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इट यूजेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस टू एनर्जी टू फ्लूइड। अब फ्लूइड में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए हम पिस्टन सिलेंडर का यूज़ करते हैं, जहाँ पे पिस्टन में क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है, और इसमें इम्पेलर में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सेंट्रीफ्यूगल मोशन होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप की, सो दे आर लाइटर देन रेसिप्रोकेटिंग पंप। इनका जो वेट होता है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपेयर में क्या होता है? कम होता है। और अगर हम इसकी बात करें ये तो रेसिप्रोकेटिंग पंप से क्या होते हैं? काफ़ी हल्के होते हैं। और अगर हम बात करें किसकी? रेसिप्रोकेटिंग पंप है, तो ये जो होते हैं दे आर हेवियर कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप से के कंपेयर में क्या होते हैं? थोड़े हेवी होते हैं, इसका वजन भी ज़्यादा होता है। और हम बात करें कॉस्ट की, तो इट इज़ लेस कॉस्टली, ये काफ़ी कम कॉस्ट पर मिल जाते हैं, और हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसकी कॉस्ट भी क्या होती है? कम होती है। और दिस आर कॉस्टली, और ये काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि जनरली ये इंडस्ट्री में भी आप देख सकते हो, तो इस तरह के पंप काफ़ी कॉस्टली होते हैं। और अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर वेरी इजी टू इंस्टॉल, दिस रिक्वायर लेस स्पेस। इस तरह के पंप को इंस्टॉल करने में हमको ज़्यादा कठिनाई नहीं आती, और ये स्पेस भी कम लेते हैं। और अगर हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप की, तो दीज आर डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड दिस रिक्वायर मोर फ्लोर एरिया। सो जहाँ पे भी हम रेसिप्रोकेटिंग पंप को इंस्टॉल करेंगे तो उसको इंस्टॉल करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी भी होती है, और ये एरिया भी ज़्यादा स्पेस लेते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट जो डिफरेंस है, दिस पंप्स आर रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। इस पंप में आपका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी लो होता है, और दिस रिक्वायर हाई मेंटेनेंस, और इसमें जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी हाई होता है। अगर हम अब बात करते हैं इनकी एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो जनरली आपने भी स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑलरेडी देख रखा है। हमारे जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई घरों में हम जब पानी एक जगह से दूसरी जगह चढ़ाते हैं, लो हाइट से हाई हाइट पर चढ़ाते हैं, तो हम वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप का। तो पहला इसका एप्लीकेशन क्या है? फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, और दूसरा एप्लीकेशन है फॉर वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। जहाँ पर वाटर वेस्ट मैनेजमेंट होता है वहाँ पर भी हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं। और फॉर इरिगेशन सिस्टम, जहाँ पे सिंचाई होती है, एग्रीकल्चर करते हैं, तो वहाँ पर भी हम इस तरह के पंप का यूज़ करते हैं। और उसके अलावा
सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज इन डेयरी फार्म, फूड सर्विस इट्सेट्रा। मतलब इसका कई जगह यूज़ हम डेयरी फार्म में भी यूज़ करते हैं, फूड सर्विस प्रोसेसिंग में भी हम इस तरह के पंप का यूज़ करते हैं। तो ये हो गई सेंट्रीफ्यूगल पंप की एप्लीकेशन। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो स्टूडेंट रेसिप्रोकेटिंग पंप की सबसे जो कॉमन एप्लीकेशन है, जैसे आप गाँव में देखते होंगे हमारा हेड पंप, तो हेड पंप भी इसी बेस पर काम करता है। और आपकी जो विंड मिल होती है वो भी रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंसेप्ट पर ही काम करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा बॉयलर, तो बॉयलर में हम जनरली जो पंप यूज़ करते हैं वाटर फीड पंप, तो वो भी आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप ही होता है। और सम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ऑल्सो आर यूज इन आर रेसिप्रोकेटिंग पंप। और जहाँ पर कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम में भी हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप दोनों में डिफरेंस क्या है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और उसकी जो एप्लीकेशन है वो भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर है। सो पार्ट बी का अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द वर्किंग ऑफ वेपर कंप्रेशन एंड वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ईच। सो स्टूडेंट अब हमें कंपेयर क्या करना है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की वर्किंग का डायग्राम बना के इसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम एक डायग्राम की मदद से दोनों को समझते हैं और उसका कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम या रेफ्रिजरेशन प्रोसेस होता क्या है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में क्या होता है, रेफ्रिजरेशन में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस टू extract heat from cold body and deliver to hot body throughout the cycle. That process is called refrigeration process. और इस प्रोसेस में जिसके लिए हम किसी पर्टिकुलर लिक्विड या गैस का यूज़ करते हैं तो उस गैस को क्या बोलते हैं हम, रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट अपने आप में क्या होता है, हीट कैरिंग मीडियम। तब हम वन बाय वन वेपर कंप्रेशन सिस्टम और वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम को समझते हैं। तो ये हमारे डायग्राम है, ये हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और एक डायग्राम है हमारा वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का ही एक फॉर्म है। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अब इसमें जो हम रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट एज ए क्या होता है, हीट कैरिंग मीडियम। तो ये गैस होती है जो हम रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज़ करते हैं, तो वो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं, हम रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। सबसे उसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। और जो रेफ्रिजरेंट जनरली हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं R134A। ये इसका एक रेफ्रिजरेशन कोड के तहत इसका नाम है। इसको बोलते हैं हम टेट्राफ्लोरोएथेन। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राफ्लोरोएथेन। तो थ्रू आउट द साइकिल, थ्रू आउट प्रोसेस ये रेफ्रिजरेंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हम इसमें क्या करते हैं, गैस को कंप्रेस करते हैं और उसके फॉर्म में हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। 4 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, एक है आपका एवोपरेटर, दूसरा है आपका कंप्रेसर, तीसरा है आपका कंडेंसर, और जो फोर्थ वन इज एक्सपांशन वाल्व या इसको हम थ्रोट वाल्व बोलते हैं। और सबका एक अलग अलग फंक्शन होता है। हम बात करते हैं एवोपरेटर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में हम क्या यूज़ करते हैं, R134, इसको बोलोगे टेट्राफ्लोरोएथेन। तो ये जो रेफ्रिजरेंट जब एवोपरेटर के पहले होता है तो ये क्या होता है, आपका लो प्रेशर लिक्विड के फॉर्म में होता है। अब चूंकि ये एवोपरेटर क्या होता है, एवोपरेटर कॉइल्स जिसमें हम कोई भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क कुछ भी रखते हैं, तो वो क्या करता है, ये जो रेफ्रिजरेंट उसमें से हीट को ले लेता है। अब वो जैसे ही हीट को लेगा तो स्वाभाविक है कि अभी क्या दिख रहा है, आपका लो प्रेशर लिक्विड फॉर्म में है। जब वो हीट को ले लेगा तो लो प्रेशर लिक्विड से ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा लो प्रेशर वेपर के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब लो प्रेशर वेपर के फॉर्म में होने के बाद हम जानते हैं कि इसका प्रेशर क्या है, अभी लो है। तो इसके प्रेशर को इम्प्रूव करने के लिए या इसके प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें इसको कंप्रेसर में पास करना होगा। अब कंप्रेसर का मेन काम क्या होता है, क्योंकि कंप्रेसर में पिस्टन अरेंजमेंट होता है और उसके थ्रू ये आपके जो रेफ्रिजरेंट है जो लो प्रेशर वेपर फॉर्म में, इसको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। अब कंप्रेस करने के दौरान इसमें क्या होगा कि इसका जो लो प्रेशर वेपर है वो हाई प्रेशर वेपर में
कन्वर्ट हो जाएगा। और हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद हम उसको जब कंडेंसर से पास करेंगे तो कंडेंसर का मेन काम क्या होगा, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को इंक्रीज कर देगा, जिससे क्या होगा कि हाई प्रेशर वेपर जो है वो हाई प्रेशर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। अब इसमें क्या होगा कि फेस तो चेंज हो जाएगा, ये जो वेपर का जो फेस है, जैसे कि ये हाई प्रेशर वेपर जो कंप्रेसर में जाने के बाद हाई प्रेशर वेपर हो गया आपका रेफ्रिजरेंट, तो ये भी कंडेंसर से जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके फेस को चेंज कर देगा, मतलब इसको वेपर से लिक्विड में चेंज कर देगा। लेकिन उसका जो प्रेशर है वो वहाँ पर अभी क्या रहेगा, वही का वही रहेगा जो यहाँ पर था। अब उसके बाद चूंकि ये प्रेशर हाई है तो ये हाई प्रेशर लिक्विड जो है अब इसको हम किससे पास करेंगे, एक्सपांशन वाल्व से पास करेंगे। तो एक्सपांशन वाल्व या आपका थ्रोट वाल्व ये एकदम से इसके प्रेशर को क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। अब एकदम से इसके प्रेशर को ड्रॉप कर देगा तो अब वापस से हमको क्या मिल गया, ये लो प्रेशर लिक्विड। तो ये साइकिल थ्रू आउट द प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये हो गया आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्लियर। अब हम इसके अगर सीओपी की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सीओपी ऑफ VCR। VCR का मतलब होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसको हम लिख सकते हैं हीट एब्जॉर्ब इन evaporator upon work done by compressor। मतलब कंप्रेसर को वर्क करना होगा, कंप्रेसर वर्क करेगा, उसके बाद आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो COP इक्वल्स टू कौन सी COP, VCR। तो ये हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन बाय कंप्रेसर। तो वर्क डन बाय कंप्रेसर ये आपका इनपुट है, तो आपका आउटपुट क्या मिला, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो ये हो गई आपकी COP। तो ये किसके लिए हुआ, आपका वेपर कंप्रेशन सिस्टम के लिए हुआ। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह ही है, लेकिन इसमें छोटा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या कि यहाँ पर हमने कंप्रेसर का यूज़ किया। अब हमने कंप्रेसर का क्यों यूज़ किया मैं ये भी बता देता हूँ। कंप्रेसर का यूज़ जनरली हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाने के लिए करते हैं। तो प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा, प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा कि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो काफ़ी फास्ट होगा, इसलिए हम कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। अब चूंकि ये कंप्रेसर किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब हम बात करें वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, तो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है कि ये बिना इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि कंप्रेसर के लिए तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, बट हमें ये सिस्टम को बिना इलेक्ट्रिसिटी से रन कराना होता है। तो उसके लिए हम कंप्रेसर को रिप्लेस करके उसकी जगह यहाँ पर दो अलग अलग डिवाइस यूज़ करते हैं। एक डिवाइस का नाम है एब्जॉर्बर और एक डिवाइस होता है जनरेटर, और एक छोटे से फॉर्म में हम यहाँ पर पंप का यूज़ करते हैं। अब चूंकि ये जो पंप है, ये जो पंप होता है, ये कौन सा पंप होता है, सोलर पंप होता है। और यहाँ पे हम कोई हीटिंग के लिए हो सकता है हीटर, सोलर हीटर का यूज़ कर सकते हैं, सोलर हीटर का यूज़ कर सकते हैं। बट मेजर इसका पार्ट क्या है, इसको कंप्रेसर को हमने किससे रिप्लेस किया, जनरेटर और एब्जॉर्बर से, जनरेटर और एब्जॉर्बर से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब हम इसका जो फंक्शन है वो वही है। अब यहाँ पे हम जो स्टूडेंट रेफ्रिजरेंट की बात करें तो यहाँ पे हमने रेफ्रिजरेंट क्या यूज़ किया था, R134, इसको हम बोलते हैं टेट्राफ्लोरोएथेन। अब उसकी जगह यहाँ पे अगर हम बात करें वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, तो यहाँ पर हम एज ए रेफ्रिजरेंट में अमोनिया यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, अमोनिया, NH3। तो अमोनिया यूज़ करेंगे। अब प्रोसेस वही है, खाली चेंज क्या है कि कंप्रेसर की जगह हमने एब्जॉर्बर और जनरेटर का यूज़ किया, और उसके साथ साथ में पंप का भी यूज़ किया, और कई कई जगह पे हमने सोलर हीटर का यूज़ किया। और सोलर हीटर का क्यों यूज़ किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से कि पहले एवोपरेटर के पहले जो आपका रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट कौन सा आपका, अमोनिया। तो अमोनिया किस फॉर्म में स्टूडेंट, वो है हमारे लिक्विड फॉर्म में है। सो लिक्विड फॉर्म में होने के बाद ये जब एवोपरेटर में जाता है, अब एवोपरेटर कॉइल्स पे आपको पता है कि हमारे पास फ्रूट्स होते हैं फ्रिज के अंदर, आपका मिल्क होता है या कोई वेजिटेबल्स होता है, तो ये उससे हीट को क्या करता है, लेता है। अब हीट को लेगा तो लो प्रेशर लिक्विड से ये किस में कन्वर्ट होगा, लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट होगा।
अब लो प्रेशर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद अब हमें क्या चाहिए, इसका प्रेशर बढ़ाना है। क्योंकि हमारे पास कंप्रेसर तो नहीं है, तो हमको इसका प्रेशर को कैसे बढ़ाएं। तो प्रेशर में बढ़ाने के लिए आप जानते हैं कि ये लो प्रेशर वेपर जो है, लो प्रेशर वेपर जब जाएगा एब्जॉर्बर में, तो एब्जॉर्बर में स्टूडेंट क्या होता है कि यहाँ पर हमारा वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। क्योंकि ये जो आपका लिक्विड है, ये आपका जो रेफ्रिजरेंट है, ये किस फॉर्म में है? अमोनिया के फॉर्म में है, लो प्रेशर वेपर से। अब इसका हमको क्या करना है? प्रेशर बढ़ाना है। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एब्जॉर्बर में ऐसे यहाँ पर नॉर्मल वाटर यूज़ कर देते हैं। अब ये जो अमोनिया वाटर के साथ मिक्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अमोनिया वाटर के साथ जल्दी मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद फिर हम सोलर पंप का यूज़ करके इसको जनरेटर में भेज देंगे। अब जनरेटर का मेन काम क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। अब क्योंकि जनरेटर के लिए हमको कहीं ना कहीं हीट अप देना पड़ेगा, तो हीट करने के लिए हम सोलर हीटर का यूज़ करते हैं। तो सोलर हीटर क्या करेगा, सन से चलने वाला जो हीटर है वो सोलर हीटर होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर यूज़ कर ही नहीं रहे हैं। तो हम हीटर से क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हीटअप करेंगे। क्योंकि अभी जनरेटर में जो होता है आपका अमोनिया और वाटर, ये पंप होके ये जो इसका लिक्विड, क्योंकि ये जब इसमें अब्जॉर्ब होगा तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये लिक्विड से यहाँ पर जब इकट्ठा हो जाएगा जनरेटर में क्या, अमोनिया और वाटर, जब आप इसको हीटअप करेंगे तो हीटअप होने के बाद क्या होगा कि इतना हीटअप हो जाएगा कि ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर। तो देखिए स्टूडेंट कि जो वाटर है वो वेपर से, जो वाटर के वेपर और जो अमोनिया के वेपर वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब आपको जो प्योर अमोनिया वेपर जो है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, और उसके बाद में जो ये वाटर वेपर है वो यहाँ से होते हुए वापस एब्जॉर्बर में आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया, अमोनिया वेपर। अब अमोनिया वेपर जो आपको क्या मिला, पहले लो प्रेशर में था, अब आपको क्या मिल गया, ये हाई प्रेशर अमोनिया मिल गया। बाकी सारी प्रोसेस वैसी ही है जैसे आपके वेपर कंप्रेशन सिस्टम में था। अब यही अमोनिया वेपर जाएगा किसमें, कंडेंसर में, क्योंकि इसका प्रेशर तो ऑलरेडी अब बढ़ चुका है। फिर कंडेंसर पर जाने के बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो अमोनिया वेपर है ये अमोनिया लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो तो क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म, हाई प्रेशर लिक्विड में रहेगा। हाई लिक्विड में रहेगा अमोनिया, किस में रहेगा, हाई लिक्विड में रहेगा, क्योंकि ये हाई प्रेशर में था, और ये भी क्या रहेगा, हाई प्रेशर वेपर से हाई प्रेशर लिक्विड में हो गया। अब हाई प्रेशर लिक्विड में होने के बाद चूंकि अब हमको क्या है, डायरेक्टली हमको हाई प्रेशर में तो जा नहीं सकता हमारा रेफ्रिजरेंट, तो अब इसको हम किससे पास करके भेजेंगे, एक्सपांशन वॉल से। तो आप जानते हैं कि एक्सपांशन वॉल क्या करेगा, इसका एकदम से प्रेशर को ड्रॉप कर देगा। तो ये जो हाई प्रेशर लिक्विड अमोनिया का था वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लो प्रेशर लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। और थ्रू आउट द प्रोसेस ये साइकिल आपकी क्या रहेगी, चलती रहेगी। तो ये हो गया हमारा वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम यहाँ पे समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी सीओपी की बात करें तो सीओपी कितना हो जाएगा, सीओपी वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो वो हो जाएगा स्टूडेंट हीट अब्जॉर्ब इन इवोपरेटर अपॉन, ये हो जाएगा वर्क डन बाय एब्जॉर्बर, या यूँ बोल सकते हैं, हाँ, वर्क डन बाय एब्जॉर्बर प्लस वर्क डन बाय जनरेटर। ठीक है, एब्जॉर्बर विथ पंप। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, COP VARS। तो ये हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हमको चाहिए, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन बाय पंप एंड वर्क डन बाय जनरेटर। इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो ये आपकी क्या हो गई, COP हो गई। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब उसके बाद वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वेपर अब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझने के बाद अब इसको हम कंपेयर बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तब हम इसका कंपेयर करेंगे। तो बात करते हैं हम कंपैरिजन बिटवीन VARS एंड VCRS। VARS दैट मीन्स वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो हमने यहाँ पर एक कॉलम अलग अलग बना दिए, रेड पेन से बना दिया वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और एक वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
इट कंज्यूम हाई ग्रेड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब ये हाई ग्रेड की मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम करता है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट, कंप्रेसर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कंप्रेसर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और इलेक्ट्रिसिटी से वो मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। तो इसमें क्या है, इट कंज्यूम हाई ग्रेड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। और स्वाभाविक है कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी की बजाय हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं। सो हीट कंज्यूम लो ग्रेड एनर्जी लाइक अ हीट एनर्जी। उसके बाद वेपर रेफ्रिजरेंट इज कंप्रेस। अब इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या होता है, आपका कंप्रेस होता है। और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है, वेपर रेफ्रिजरेंट इज ऑब्जॉर्ब एंड हीटेड। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट आपका एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद फर्दर हीटेड होगा। और थर्ड पॉइंट, रेफ्रिजरेंट यूज लाइक फ्रीऑन सीरीज लाइक ए 134 ETC। 134 का मतलब होता है टेट्राफ्लोरो एथेन। और इसमें जनरली अमोनिया इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट। और यहाँ पर हम रेफ्रिजरेंट किसका यूज करते हैं, अमोनिया का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, दैट इज COP, तो COP इज हाई फॉर वेपर कंप्रेशन सिस्टम। तो यहाँ पर COP क्या मिलेगी आपको, हाई मिलेगी। और यहाँ पर COP क्या होगी आपकी, लो मिलेगी। तो COP इज लो। और अगर हम बात करें इनिशियल कॉस्ट की, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होगी आपकी, कम होगी। और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की बात करें तो इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई। तो जनरली वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पुराने टाइम में यूज करते थे और जनरली इसको इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी इज नॉट मोर देन 1000 टन। अब इसकी जो कैपेसिटी है 1000 टन से ज़्यादा नहीं होती है। अब चूंकि ये इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता था, इसकी कैपेसिटी मोर देन 1000 टन, तो ये 1000 टन से भी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी हो सकती है। तो इस तरह हमने वेपर कंप्रेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कंपैरिजन भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। सो पार्ट बी का अब हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर विथ स्केचेस। सो स्टूडेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर क्या होता है उसको हम डायग्राम की मदद से यहाँ पर समझेंगे। बट स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गियर होता क्या है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गियर डिवाइस की जरूरत हमें क्यों पड़ी। जैसे कि हम जानते हैं कि पावर ऑफ ट्रांसमिशन में हमने बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव डिस्कस किया था। और वहाँ पे क्या देखा था कि बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव से हम पावर का ट्रांसमिशन तो कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो में कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। क्यों वेलोसिटी रेशियो में कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि बेल्ट में और पुली के बीच में कभी न कभी क्या कई बार स्लिप का प्रॉब्लम होता है। तो स्लिप के प्रॉब्लम होने के कारण उसके वेलोसिटी रेशियो में क्या होता है, कमी आ जाती है। तो आपको एक प्रॉपर वेलोसिटी रेशियो नहीं मिल पाता है। तो प्रॉपर वेलोसिटी रेशियो के लिए हम कुछ दूसरा अरेंजमेंट करते हैं, वो अरेंजमेंट होता है आपका गियर। तो डायग्राम की मदद से हम यहाँ पे गियर को समझेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गियर होता क्या है। सो गियर स्टूडेंट एक ऐसा डिवाइस होता है, गियर इज अ डिवाइस विच हैविंग ए टीथ। जैसे कि मेरे एक दो गियर है मेरे पास स्मॉल, ये स्पर गियर टाइप के हैं, ठीक है। तो गियर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें क्या होते हैं, टीथ होते हैं। सो गियर इज अ डिवाइस विच हैविंग ए टीथ एंड ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। जैसे कि ये आपका एक शाफ्ट दिख रहा है और एक ये शाफ्ट दिख रहा है। तो एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट में पावर का ट्रांसमिशन करते हैं, बट शाफ्ट में पावर का ट्रांसमिशन किसके माध्यम से होगा, आपके गियर के टीथ के माध्यम से होगा। अब आपको स्टूडेंट इसमें क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो का जो प्रॉब्लम हमको बेल्ट ड्राइव और रोप ड्राइव में था, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे हमको एक एक्यूरेट वेलोसिटी रेशियो मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट टाइप्स ऑफ गियर की। तो टाइप्स ऑफ गियर की बात करें तो एक होता है आपका स्पर गियर। अब स्पर गियर होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्पर गियर को आप किस कैटेगरी में रखते हो। एक स्पर गियर है, फिर आपका हेलिकल गियर है। इसको आप कैटेगरी में रख सकते हो पैरेलल एक्सिस ऑफ गियर, पैरेलल एक्सिस ऑफ गियर्स, गियर्स टीथ, ठीक है। सो देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, जैसे कि मैं इससे बताना चाहता हूँ कि ये जो टीथ है, ये टीथ 1 2 3 इस तरह के टीथ। अब आप क्या देख रहे हो कि सपोज ये एक्स का एक्सिस है, तो ये जो टीथ जो है ना वो एक्सिस के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये एक्सिस ऑफ शाफ्ट और ये जो नंबर ऑफ टीथ ये एक्सिस के क्या है,
पैरेलल है, तो इस गियर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? स्पर गियर बोलेंगे। ठीक है, कौन सा गियर बोलेंगे? स्पर गियर बोलेंगे। ठीक है, ये आपका एक तरह से क्या है? स्पर गियर है, क्योंकि इसका एक्सिस ऑफ शाफ्ट और टीथ क्या है, दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे, तो इसको हम बोलेंगे स्पर गियर। अब जनरली स्पर गियर का यूज़ कहाँ होता है? स्पर गियर का यूज़ अब जो छोटी छोटी मशीनरीज हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। अब इस गियर की एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या होती है कि जब इस गियर में टीथ का मेसिंग होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये काफ़ी नोइजी होता है। नोइजी मतलब इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है और वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पर गियर। अब हम बात करते हैं हेलिकल गियर की। तो हेलिकल गियर क्या होता है? जैसे स्पर गियर में आपने क्या देखा था कि जो इसके टीथ हैं वो जो इसके एक्सिस ऑफ शाफ्ट उसके क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। अब यहाँ पर जो टीथ होते हैं ना, कि जो शाफ्ट पैरेलल एक्सिस के जो शाफ्ट है उससे क्या होते हैं? इंक्लाइंड होते हैं। अब ये जीत पैरेलल ना होते हुए क्या है? उस एक्सिस से क्या है? इंक्लाइंड है, तो उस गियर को क्या बोलोगे आप? हेलिकल गियर। अब जो प्रॉब्लम आपको स्पर गियर में थी कि आपको नॉइजी ऑपरेशन और स्मूथ ऑपरेशन नहीं मिलता था, तो यहाँ पर वो कहीं ना हद तक किसी न किसी हद तक वो प्रॉब्लम क्या हो जाती है? रिजॉल्व हो जाती है। तो ये होता है आपका हेलिकल गियर। अब लेकिन हेलिकल गियर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट। इसको बनाने में थोड़ी हमें क्या होती है? कठिनाई होती है, क्योंकि सबसे सिंपल तरीके से बनाया किसको जाता है? सिंपल स्पर गियर को। लेकिन स्पर गियर के कंपेयर में अगर हम हेलिकल गियर की बात करें तो इसको बनाना इसके कंपेयर में थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन इसमें एक एडवांटेज क्या मिलता है आपको? एक स्मूथ ऑपरेशन मिलता है। कौन सा ऑपरेशन मिलता है? स्मूथ ऑपरेशन मिलता है। और एक रिजल्ट और मिलता है कि इससे जो आपकी जो नॉइज़ वाली प्रॉब्लम होती थी इस गियर में, अगर जब हम देखते थे कि स्पर गियर के जब एक टीथ दूसरे टीथ के साथ मेसिंग करता था, इसमें आपकी जो बोल सकते थे ना कि ऑपरेशन में नॉइज़ जो होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी, तो यहाँ पर नॉइज़ आपकी क्या हो जाती है? कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ठीक है, इस गियर को क्या बोलोगे आप? हेलिकल गियर। इसका भी यूज़ हम मशीनरी पार्ट में जनरली करते हैं। अब चूंकि स्टूडेंट हेलिकल गियर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जो ये शाफ्ट है, जैसे कि इसमें भी ये भी किसी का टाइप है पैरेलल एक्सिस ऑफ गियर टीथ का ही पार्ट है। अब इस हेलिकल गियर में क्या था कि एक्सियल थ्रस्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो एक्सियल थ्रस्ट ज़्यादा लगने के कारण इसमें क्या होता है? कहीं ना कहीं ये गियर के डैमेज होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं? डबल हेलिकल गियर। तो डबल हेलिकल गियर में आप क्या देख रहे हो कि आपका ये दिख रहे हो आप कि ये शाफ्ट के इंक्लाइन जो टीथ हैं तो ये इक्वल और इसके अपोजिट ये। तो यहाँ पर देखिए ये इस डायरेक्शन में है और इसके एक डायरेक्शन में ये वाला भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो हेलिकल है वो कौन से फॉर्म में? डबल हेलिकल के फॉर्म में है। तो इसलिए आप क्या बोलोगे इसको? डबल हेलिकल गियर। तो इसमें जो एक्सियल थ्रस्ट की प्रॉब्लम जैसे यहाँ पर एक्सियल थ्रस्ट आपका क्या होता है? हेलिकल गियर में जो एक्सियल थ्रस्ट है, एक्सियल थ्रस्ट जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम डबल हेलिकल गियर का यूज़ करते हैं। और इस गियर का यूज़ जनरली जो हैवी इक्विपमेंट होता है, जो हैवी इक्विपमेंट मशीनरीज होती है वहाँ पर स्टूडेंट हम इसका यूज़ करते हैं। उस गियर को क्या बोलते हैं हम? डबल हेलिकल गियर। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको क्लियर हो गया। तो ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया आपका पैरेलल एक्सिस ऑफ गियर टीथ। अब हम जो नेक्स्ट गियर पढ़ेंगे वो होगा आपका इंटरसेक्टिंग एक्सिस ऑफ गियर टीथ। सो अब हम बात करते हैं पिवल गियर। इंटरसेक्टिंग एक्सिस ऑफ गियर। सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम देयर नेम, इंटरसेक्टिंग एक्सिस ऑफ गियर। अगर मैं बात करता हूँ बीवल गियर, तो बीवल गियर एक्चुअल में होता क्या है? सो अ बीवल गियर इज ए शेप लाइक अ सेक्शन ऑफ ए कोन। ये सेक्शन ऑफ कोन के शेप का है एंड primarily used to transfer power between intersecting shaft at right angle। अब इसका जनरली हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कि जब शाफ्ट आपकी एक दूसरे से राइट एंगल में हो, तो अब हम उस तरह का मोशन ट्रांसफर करने के लिए हम जिस गियर का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम बीवल गियर। अब स्टूडेंट बीवल गियर के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट बीवल गियर और एक होता है आपका स्पाइरल बीवल हेलिकल गियर। तो अब मैं बात करता हूँ पहले स्ट्रेट बीवल गियर। तो स्ट्रेट बीवल गियर में होता क्या है स्टूडेंट? आप देख रहे हो कि जैसे कि मान लो आपका ये है ड्राइवर और एक है आपका
ड्रिवन। ड्राइवर का मतलब जो ड्राइव कर रहा है और ड्रिवन मतलब जो उसको फॉलो कर रहा है। अब मान लो यहाँ पर एक मोशन होता है, तो यहाँ पर मोशन हो रहा है मतलब शाफ्ट का एक मोशन हो रहा है। शाफ्ट के इस मोशन के कारण ये जो शाफ्ट है दूसरी, इसका भी इस तरह मोशन हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये शाफ्ट का एक्सिस और ये शाफ्ट का एक्सिस दोनों क्या है, एक दूसरे के राइट एंगल में है। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग एक्सिस ऑफ गियर। तो ये आपका कौन सा गियर हो गया, बीवल गियर। और इसमें भी कंडीशंस क्या है, स्ट्रेट बीवल गियर। स्ट्रेट बीवल गियर मतलब इन दोनों का जो एक्सिस ऑफ शाफ्ट और इसका एक्सिस ऑफ दोनों का इंटरसेक्टिंग किस एंगल में होगा, राइट एंगल में होगा। तो इसको हम क्या बोलोगे, स्ट्रेट बीवल गियर। तो ये आपका फर्स्ट गियर और ये आपका सेकंड गियर। अब दोनों का जो साइज है वो क्या होगा, सेम होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, राइट एंगल से इंटरसेक्ट कर रही थी, इसलिए हम इसको स्ट्रेट बीवल गियर भी बोल सकते हैं। सो इसमें हम बात करते हैं अब सेकंड वाला, स्पाइरल बीवल हेलिकल गियर। सो आप देखिए लाइक ए दिस बीवल गियर, स्ट्रेट बीवल गियर। अब इसमें करना कुछ नहीं है, सारा अरेंजमेंट इस तरह रहेगा। बस कंडीशन क्या होगी कि जो आपका शेप इस तरह इंक्लाइंड तरीके से था बीवल वाला कॉनिकल शेप में, अब वो शेप आपका किस तरह से हो जाएगा, स्पाइरिकल टाइप में हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पर स्टूडेंट इसको स्पाइरल बीवल हेलिकल गियर क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें जो टीथ होते हैं, ये जो शाफ्ट है उसके क्या होते हैं, एक तो पैरेलल भी होते हैं, तो ये हो गया आपका हेलिकल, और उसके साथ साथ में ये स्पाइरिकल शेप में होता है। किस शेप में होते हैं, ये स्पाइरिकल शेप में होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्पाइरल बीवल हेलिकल गियर बोला जाता है। और एक और स्टूडेंट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बीवल गियर की जो एप्लीकेशन है ना, वो जनरली आपके ड्रिल ऑपरेशन होता है ना, ड्रिल ऑपरेशन में जो ड्रिल मशीन का यूज़ करते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। तो बीवल गियर का जनरली हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बीवल गियर आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो आप कौन कौन से बीवल गियर में कौन कौन सी चीज़ें, स्ट्रेट बीवल गियर और दूसरा क्या होता है, स्पाइरल बीवल हेलिकल गियर। ये देखिए आप स्टेप से भी देख सकते हो कि ये आपका चूँकि ये इंक्लाइंड है, तो मतलब इंक्लाइंड है मतलब क्या हुआ, ये हेलिकल शेप में। अब चूँकि ये हेलिकल गियर मतलब तीत क्या है, ये इंक्लाइंड है और उसके साथ में स्पाइरिकल शेप बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल बीवल हेलिकल गियर हम इसको बोलते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। सो स्टूडेंट, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का मतलब क्या होता है, नॉट इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल। ना तो ये पैरेलल होता है ना ये इंटरसेक्टिंग होता है। तो कैसे, अब चूंकि ये आपके पास एक स्क्रू टाइप का, ये रेक टाइप का है जिसमें ये इस तरह रोटेट करता है, ये इस तरह रोटेट करता है, और इसके ऊपर क्या अरेंजमेंट है, किसका है, ये अरेंजमेंट है आपके कोई स्पर गियर का। अब आप क्या देख रहे हो कि जब ये इस तरह मोशन करता है तो ये गियर क्या होता है, इस डायरेक्शन में मोशन करता है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि इसका एक्सिस ऑफ शाफ्ट क्या है, इस तरह है, और इसका क्या इस तरह है, इस तरह है। ना तो ये पैरेलल है ना ये इंटरसेक्टिंग टाइप का है। तो इस गियर को आप क्या बोलोगे, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। तो इसमें ये जो आपका है, ये कौन सा है, जैसे कि जो ड्राइवर है ये आपका वॉर्म ड्राइवर, और ये जो ड्रिवन वाला है ये बोलोगे आप वॉर्म व्हील। तो ये हो गया आपका वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। तो ये किस टाइप का है, नॉट इंटरसेक्टिंग नॉट पैरेलल। और उसके साथ में एक लास्ट गियर और बचा है, वो मैं बताना चाहूँगा, रेक एंड पिनियन। अब स्टूडेंट एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि ये गियर काफ़ी कॉमन गियर है, खास करके हमारे जो ऑटोमोबाइल इंजन की अगर बात करें या ऑटोमोबाइल व्हीकल की बात करें, तो अब जो स्टीयरिंग सिस्टम में हम जिस गियर का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो गियर होता है आपका रेक एंड पिनियन। आप इस चीज़ को बोलोगे आप रेक, ये आपका स्ट्रेट पोजीशन में होता है, और ये होता है आपका पिनियन, ये स्मॉल पिनियन होता है। जब मान लो ये ड्राइव करता है तो इसके थ्रू ये लीनियर मोशन करता है, तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलोगे, रेक एंड पिनियन। और इसका बेसिकली यूज़ कहाँ होगा, इसका बेसिकली यूज़ होगा स्टीयरिंग मैकेनिज्म। तो इस तरह हमने टाइप्स ऑफ गियर को यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो पार्ट बी का अब हम 5th नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह है, एक्सप्लेन 5 टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेस विद अप्रोप्रिएट डायग्राम। सो इस क्वेश्चन को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। द 5 टाइप पैटर्न अलाउंसेस। तो पैटर्न अलाउंसेस, तो देखिए ये यहाँ पर जो लाइन लिखी है, डायमेंशन ऑफ ए पैटर्न इज ऑलवेज टेकन लार्जर देन द डायमेंशन ऑफ कास्टिंग, और दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एंड मेट्रोलॉजिकल रीजन। तो सबसे पहले इस लाइन को समझने के पहले आपको 2 चीज़ के बारे में जानकारी होना जरूरी है कि पैटर्न क्या होता है और कास्टिंग क्या होती है। देन उसके बाद ही हम पैटर्न अलाउंसेस को समझ सकते हैं। तो अगर बात करते हैं पैटर्न की,
कास्टिंग में पैटर्न होता है कि पैटर्न इज जस्ट रिप्लिका ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की आपकी कॉपी, वो होता है आपका पैटर्न। अब पैटर्न का यूज़ कहाँ करते हैं? कास्टिंग के प्रोसेस में जो आपका सेंड होता है वहाँ पे हम पैटर्न बनाया जाता है, और पैटर्न के थ्रू जब फिर हम मोल्ड कैविटी तैयार करते हैं, उस मोल्ड कैविटी तैयार होने के बाद हम मोल्टन मेटल को क्या करते हैं, उसमें पोर करते हैं, और सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जब हम उसको विड्रॉ करते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि डायमेंशन ऑफ पैटर्न इज ऑलवेज टेकन लार्जर देन द डायमेंशन ऑफ कास्टिंग। तो जिस ऑब्जेक्ट की हमको कास्टिंग करनी होती है तो उससे थोड़ा सा बड़ा डायमेंशन का हमें क्या लेना पड़ता है, पैटर्न लेना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ मैकेनिकल और मेट्रोलॉजिकल रीजन के कारण हमें उसमें कुछ अलाउंसेस देना होते हैं। अभी अलाउंसेस कितने टाइप्स के होते हैं तो आपको वन बाय वन हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो अलाउंसेस है वो होता है हमारा श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक है, अब सिकुड़ना मतलब श्रिंक होना। ठीक है, अब श्रिंक तीन तरह से हो सकता है, लिक्विड श्रिंक, फिर सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज और सॉलिड श्रिंकेज। अब बात करते हैं यहाँ पे, इस लाइन को समझते हैं। ऑल मेटल श्रिंक आफ्टर सॉलिडिफिकेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट फर्दर ऑन कूलिंग टू रूम टेम्परेचर, सो लीनियर डायमेंशन आर इंक्रीज टू कंपेंसेट कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड एज श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस का मतलब होता है हमें ऐसी छूट देनी होती है हमारे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, जैसे कि मान लो आप मोल्टन मेटल डालते हो, मोल्टन मेटल डालने के बाद तो इसमें जो श्रिंक हो सकता है वो तीन तरह से हो सकता है। एक तो जब आप लिक्विड को डालते हो, लिक्विड कौन सा, मोल्टन मेटल डालते हो, तो मोल्टन मेटल डालने के साथ में उसमें श्रिंकेज हो जाने की प्रोसेस हो सकती है, तो वो होता है आपका लिक्विड श्रिंकेज। और उसके बाद जैसे आप डालते हो तो वो धीरे धीरे कूल होता है, तो वो होता है सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो उसमें भी क्या हो सकता है कि मटेरियल का मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम में क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। और उसके बाद जब वो कंप्लीट पूरी तरह से क्या हो जाए, सॉलिड फॉर्म में हो जाए, तो उसके बावजूद भी जो एक्चुअल कास्टिंग हमारी होनी चाहिए उससे भी थोड़ा सा उसका वॉल्यूम में क्या हो, रिडक्शन हो। तो ये तीन तरह के श्रिंकेज हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि मान लो कि ये आपका कास्टिंग के दौरान हमारा ये क्या है, ये है आपका रिक्वायर्ड पैटर्न साइज। तो हमको इस साइज का पैटर्न से हमको कास्टिंग बनानी है, मतलब कास्टिंग के प्रोसेस से ये मतलब इस टाइप के जो पैटर्न है इससे हमको कास्टिंग की प्रोसेस करनी है। तो हमें क्या करना होगा, उसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, ताकि हम जब इतना साइज रखेंगे तो उसमें जो श्रिंकेज की प्रॉब्लम भी होगी ना, तो एटलीस्ट हमको इतना साइज तो मिल ही पाए। तो उस अलाउंसेस को क्या बोलोगे आप, श्रिंकेज अलाउंसेस। अब अगर हम श्रिंकेज अलाउंसेस की बात करें तो हम कुछ स्टैंडर्ड जो डेटा है जो हमको कंसीडर करना होता है अलग अलग मटेरियल्स के लिए। अगर हम बात करें कास्ट आयरन के लिए, तो कास्ट आयरन का मटेरियल से जब हम कास्टिंग करते हैं, जो मोल्टन मेटल कास्ट आयरन का होता है और मतलब उसकी कास्टिंग करते हैं, तो हमें 10 mm पर मीटर श्रिंकेज प्रोवाइड करना होता है, मतलब अलाउंसेस प्रोवाइड करना होता है। अगर ब्रॉस, कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करें तो 15 mm पर मीटर हमें अलाउंसेस प्रोवाइड करना होता है। और अगर जिंक और लीड की बात करें तो 25 mm पर मीटर अलाउंसेस हमें यहाँ पर देना होता है। और स्टील के केस में हमें सबसे ज़्यादा अलाउंसेस देना होता है, वो होता है आपका 20 mm पर मीटर। मतलब जो एक्चुअल साइज है उससे हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही उसको डायमेंशन को लेना पड़ता है। ठीक है, ताकि क्योंकि वॉल्यूम में रिडक्शन तो होगा, और वॉल्यूम में रिडक्शन तीन कारणों से हो सकता है। लिक्विड के कारण भी हो सकता है, मतलब मोल्टन मेटल लिक्विड के फॉर्म में था, वहाँ पे भी श्रिंकेज हो सकता है। और जब वो प्रोसेस कूलिंग में रूम टेम्परेचर पे कूलिंग होने जा रहा हो तो भी इसमें हो सकता है। और फाइनली जब वो कूल्ड हो जाता है, पूरी तरह से सॉलिड हो जाता है, तो उसमें भी श्रिंकेज हो सकता है। तो उस दौरान हमें इतना कंपेंसेट करना पड़ता है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये लाइन आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। तो ये हो गया आपका कौन सा श्रिंकेज अलाउंसेस। क्या हो गया आपका, ये श्रिंकेज अलाउंस। तो ये फर्स्ट हो गया आपका कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पैटर्न ड्राफ्ट और टेपर अलाउंस। तो देखिए आप, टेपर स्ट्रक्चर आर शेप प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न सरफेस फॉर इजीबल रिमूवल ऑफ पैटर्न फ्रॉम मोल्ड कैविटी विदाउट डैमेजिंग कॉमन ड्राफ्ट। और कॉमन ड्राफ्ट एंगल जो होता है 1 to 3 डिग्री। अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मान लो आपका ये सैंड है और आपने इस पैटर्न में, मान लो इस पैटर्न के थ्रू यहाँ पे मोल्टन मेटल आपने पोरिंग किया। अब इसका सॉलिडिफिकेशन होने के बाद जब इसको विड्रॉ करोगे, अब चूंकि देखिए अब इसको आप डायरेक्ट विड्रॉ करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक तो ये पैटर्न की ये जो कैविटी है इसकी सेंड, और जब पैटर्न बनाते हो उसकी सेंड, तो इन दोनों के बीच में क्या एक अट्रैक्शन होता है। और जब जैसे इसको निकालोगे तो इसमें से कुछ मटेरियल क्या होगा,
ये भी साथ में निकल जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट सीधे नहीं निकाल सकते हो। तो इसके लिए हमें कुछ एंगल का ड्रॉप देना पड़ता है, 1 से लेकर 3 डिग्री तक का ड्रॉप देना पड़ता है ताकि हम उसको इजीली तरीके से निकाल सकें। तो ये जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट, ये भी क्या होती है, जैसे कि मान लो आपका श्रिंकेज अलाउंसेस, तो ये भी एक पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम मटेरियल को ऐड करना होता है, मतलब एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। उसी की तरह ये जो टेपर अलाउंसेस है, ये भी कैसी प्रोसेस है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है जहाँ पे भी हम मटेरियल को एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, मोल्टन मेटल को हम ऐड करते हैं और उसके साथ साथ में इसके जो एंगल को भी ड्रॉप करते हैं 1 से लेकर 3 डिग्री तक। तो आपको समझ में आ गया कि टेपर स्ट्रक्चर आर शेप प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न सरफेस फॉर इजियल रिमूवल ऑफ पैटर्न फ्रॉम मोल्ड कैविटी विदाउट डैमेजिंग, और कॉमन ड्राफ्ट कितना हो गया 1 से लेकर 3 डिग्री। तो आप इसको सीधा निकालने के बजाय कुछ एंगल से निकालते हैं तो इससे इजीली निकल सके। तो इस अलाउंसेस को क्या बोलते हैं आप, पैटर्न ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मशीन अलाउंसेस। तो मशीन अलाउंसेस क्या होता है, तो मशीन अलाउंसेस की बात करें तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल स्केल और अदर इम्प्योरिटी प्रोड्यूस ऑन कास्टिंग। अब कास्टिंग के दौरान क्या होता है स्टूडेंट कि जो एयर के कारण उसमें ऑक्सीडेशन हो सकता है, जब हम पैटर्न को जब विड्रॉ करते हैं और विड्रॉ करने के दौरान उसमें ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें कुछ इम्प्योरिटीज फॉर्म हो जाती हैं। तो टू क्लीन अप द सरफेस मशीनिंग रिक्वायर्ड, सो दिस मशीनिंग अलाउंसेस एडेड टू ऑल सरफेस। तो एक बात तो क्लियर है, जैसे कि आपको ये डायग्राम से यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जब आप पैटर्न को विड्रॉ करते हो, मतलब जो कास्टिंग को विड्रॉ करते हो उस ऑब्जेक्ट की, तो आपको इस तरह की मिलती है। अब इस तरह की मिल रही, इसके पीछे रीजन क्या है कि इसमें मेटल में एयर के कारण कुछ ऑक्सीडेशन होने के कारण, क्योंकि हीट और एयर दोनों का रिएक्शन होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम होगी, तो उसके कारण उसमें इंप्योरिटीज बहुत सारी जमा होगी, तो इसकी जो सरफेस है वो क्लीन होने के बजाय रफ हो। तो ये आपको एक्चुअल साइज चाहिए, बट आपको साइज कैसा मिला, तो आपको अगर इस तरह का साइज मिलेगा तो ये आप एक्चुअल साइज में ला सकते हो। तो यहाँ पे भी आप क्या होगा, हर एक सरफेस पर उसको मटेरियल को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ये अलाउंसेस क्या हो गया आपका, मशीनिंग अलाउंसेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल क्यों, क्योंकि हीट और एयर के कॉम्बिनेशन के कारण क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा मेटल में, और एक स्केल फॉर्म होगी, इम्प्योरिटी फॉर्म होगी प्रोड्यूस ऑन कास्टिंग। तो हमको क्या करना होगा, क्लीन करने के लिए उसमें मशीनिंग की प्रोसेस करनी होगी, तो हमें एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करना होता था। इस अलाउंसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मशीनिंग अलाउंसेस। तो उम्मीद करता हूँ मशीनिंग अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। और ये भी एक तरह से क्या है, पॉजिटिव अलाउंसेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको मटेरियल को क्या करना होता है, देना होता है। ठीक है। सो नेक्स्ट अलाउंसेस है रैपिंग अलाउंसेस और शेक अलाउंसेस। सो इसमें क्या होता है, टू टेक द पैटर्न आउट ऑफ द मोल्ड कैविटी। मोल्ड कैविटी से पैटर्न को हमको क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। सो इट इज स्लाइटली स्ट्राइक बाय वुडन हैमर एंड शेकन। दिस कैविटी ऑफ मोल्ड इंक्रीज देयरफॉर नेगेटिव अलाउंसेस गिवन। अब स्टूडेंट जैसे कि अभी तक हमने जितने भी अलाउंसेस पढ़े थे, आपका श्रिंकेज अलाउंसेस था, फिर आपका टेपर अलाउंसेस या ड्राफ्ट अलाउंसेस, और उसके बाद में मशीनिंग अलाउंसेस पढ़ा था। तो उसमें तो क्या होना था, हमको मटेरियल हम देते थे, मतलब आपका वो पॉजिटिव अलाउंसेस होता था, लेकिन यहाँ से मटेरियल क्या होता है आपका निकलता है, तो उसको बोलोगे आप नेगेटिव अलाउंसेस। तो ये एकमात्र ऐसा अलाउंसेस है जो आपका क्या होता है, नेगेटिव अलाउंसेस होता है। अब वो किस तरह होता है, जब आप पैटर्न को विड्रॉ करते हो, तो विड्रॉ करते हो तो आप देखते हो कि हैमरिंग करते हो, आप सेंड पे हैमरिंग करते हो या आप शेकिंग करते हो। तो शेकिंग करने के दौरान क्या होता है कि इससे मटेरियल क्या होता है आपका रिमूव होता है, तो इससे आपकी कैविटी जो एक्चुअल कैविटी है, तो ये कैविटी आपकी थोड़ी सी क्या हो गई, स्लाइटली इंक्रीज हो गई। तो इस तरह के जो अलाउंसेस होता है उसको बोलते हैं सेक अलाउंसेस। अब इसका एग्जांपल हम समझ सकते हैं सेक अलाउंसेस का। तो स्टूडेंट जैसे कि आप देखते हो कि आपने मटका कुल्फी खाई है, तो मटका कुल्फी में आपका इस तरह से ये इस शेप में होता है और ये लकड़ी होती है, तो वो कुल्फी वाला क्या करता है, इस तरह से उसकी रैपिंग करता है, इस तरह से उसको शेक करता है, हिलाता है, ताकि उसको इजीली तरीके से विड्रॉ कर सके। तो ये कुछ इस तरह ही होता है ये अलाउंसेस। ठीक है, तो इस अलाउंसेस को क्या बोलोगे आप, रैपिंग और शेक अलाउंसेस। टू टेक द पैटर्न आउट ऑफ द मोल्ड कैविटी इज स्लाइटली स्ट्राइक बाय वुडन हैमर। वुडन हैमर हम उसको हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग से उसको थोड़ा मारते हैं ताकि इससे क्या हो, ये पार्टिकल्स आपके क्या हो, लूज हो। क्योंकि आपका जो पैटर्न बनाया, इसकी जो सेंट और ये जो मोल्ड कैविटी की सेंट, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये आपस में क्या हो, स्टिक होंगे। लेकिन जब इसकी हम रैपिंग करेंगे या इसकी शेकिंग करेंगे तो ये लूज हो जाएंगे और इजीली आप इसको क्या कर सकोगे, यहाँ से विड्रॉ कर सकोगे। तो ये अलाउंसेस हो गया आपका शेक अलाउंसेस। और उसके बाद में हम बात करते हैं डिस्टॉर्शन और चैम्पर अलाउंसेस। सो डिस्टॉर्शन अलाउंसेस की अगर बात करते हैं
तो ड्यू टू irregular shape and shrinkage of metal after cooling get distorted, therefore distorted allowances is provided 2 mm to 20 mm। अब इसको समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये एक्चुअल में ये बोलना क्या चाह रहा है, इरेगुलर शेप ऑफ श्रिंकेज ऑफ मेटल। तो मेटल के श्रिंकेज होने के कारण, कब, जब हम कूलिंग करते हैं और श्रिंकेज होने के कारण वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके बाद हमको कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि ये आपका सपोज एक यू शेप का, ये इस तरह से है और आपको इस तरह का शेप चाहिए, लेकिन क्या होता है जब आप इसको कास्टिंग करते हो, कास्टिंग करने के दौरान क्या होगा, जैसे मोल्टन मेटल पोर कर देते हो, पोर करने का जब इसका सॉलिडिफिकेशन होता है तो इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं श्रिंकेज होता है। तो श्रिंकेज होने के कारण ये क्या होता है, अट्रैक्शन होने के कारण ये इस तरह से बन जाता है, ये इस तरह से हो जाता है आपका। ये एक्चुअल साइज आपको इस तरह मिलना चाहिए, बस ऐसा ना मिलते हुए इस तरह मिल जाता है आपको, इस तरह। तो आप देखिए आपको एक्चुअल साइज क्या चाहिए था, ये चाहिए था आपको इस तरह, लेकिन आपको मिल कैसा गया, इस तरह। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं ये किसके कारण होता है, ये श्रिंकेज ऑफ मेटल के कारण होता है। तो यहाँ पे हमको क्या करना होता है कि अगर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम हो, इस तरह का कुछ दिक्कत हो, तो हमको क्या करना होता है कि ये आपका जो शेप है ना, उसको इस तरह बनाना होता है। ताकि जब इसमें क्या होगा, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन, जब इसमें श्रिंकेज होगा ना, तो ये अंदर की ओर आएगा, थर्मल स्ट्रेसेस इसके अंदर की ओर आएगी, तो ये वापस इस शेप में आ जाएगा। तो इस तरह के अलाउंसेस को क्या बोलोगे आप, डिस्टॉर्शन अलाउंसेस या चेम्बर अलाउंसेस। जनरली ये टी टाइप या आई टाइप का जो शेप होता है ना, उसमें ये प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर हमको ये अलाउंसेस देना होता है। तो 2 mm से लेकर हम 20 mm तक अलाउंसेस यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसको क्या बोलोगे आप, डिस्टॉर्शन या चेम्बर अलाउंसेस। तो उम्मीद करता हूँ कि टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेस आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। सो पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 6 अब हम डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन द ड्राइंग प्रोसेस विद ए स्कीमेटिक डायग्राम। ड्राइंग प्रोसेस क्या होती है, इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। सो ड्राइंग प्रोसेस, ड्राइंग इज ऑल्सो अ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच टेंसाइल फोर्स इज यूज टू ड्रॉ द मेटल इन फॉर्म ऑफ शीट, वायर, बार एंड ट्यूब। सो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्राइंग जो प्रोसेस होती है, ये एक तरह से मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, जहाँ पर हम टेंसाइल फोर्स का यूज़ करके मेटल को शीट, वायर, बार और ट्यूब के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। इन दिस मेथड मेटल इज पुल्ड। इस मेथड में मेटल को क्या किया जाता है, पुल्ड किया जाता है, मतलब खींचा जाता है, एंड ड्रॉ इनटू डिजायर्ड शेप एंड थिकनेस, और उसे उसकी डिजायर्ड शेप और थिकनेस में लाया जाता है। दिस मेथड इज यूजुअली डन एट रूम टेम्परेचर, सो इट इज कॉल्ड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। ये जनरली एक रूम टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होती है, तो इसको हम कोल्ड वर्किंग प्रोसेस भी कहते हैं। अब जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका ये कोई ब्लेड है जिसका शेप का जो डायमीटर है, मान लिया कि ये डायमीटर कितना है आपका, एक्चुअल डायमीटर d। अब उसको क्या करना है, इस डायमीटर को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है मतलब ये डायमीटर हो गया आपका स्मॉल d। तो आप क्या करोगे, एक डाई होगी, अब इस डाई में से इसको होकर जाना होता है। तो इस मेटल को डाई में से क्या करते हैं, पुल करते हैं, मतलब खिंचाव होता है, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। जैसे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो ये जो ब्लेड की थिकनेस, जो अभी एक्चुअल थिकनेस कितनी थी इसकी, कैपिटल डी, हो सकता है कि इसकी एक्चुअल थिकनेस मान लो 50 mm हो। अब 50 mm अब ये डाई में जब जाती है, डाई से इसको पुल करके खींचा जाता है, तो इसको वायर के मतलब एक स्मॉल डायमीटर के फॉर्म में लाया जाता है। जैसे कि मान लो ये कैपिटल डी, अब जब इसको हम खींचते हैं, पुल टाइप का फोर्स लगाते हैं, तो ये इसका जो डायमीटर कितना हो गया आपका स्मॉल डी। पहले हमने मान लिया कि ये 50 mm, और जब इसको हमने यहाँ से डाई के थ्रू पुल किया तो ये कितना हो गया, सपोज मान लिया कि ये डी का डायमीटर हो गया आपका 25 mm। ये कितना था 50 mm, और ये कितना हो गया 25 mm। तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई आपकी, ड्राइंग प्रोसेस। तो आपको क्या याद रखना है, ड्राइंग प्रोसेस। ड्राइंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होती है, जहाँ पर टेंसाइल फोर्स का यूज़ करना होता है मेटल पे, और उसको शीट, वायर और बार के फॉर्म में इसको लाया जाता है। ठीक है। अब ड्राइंग जो प्रोसेस होती है ना स्टूडेंट, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये
अपोजिट होती है एक्सट्रूजन प्रोसेस की। अब सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रूजन प्रोसेस क्या होती है। तो जैसे कि एक्सट्रूजन प्रोसेस के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा कि मान लो आपके पास कोई इस तरह का डाई होता है, ये आपका प्लम्बर होता है, और सपोज ये मटेरियल है इस तरह से, ठीक है। अब ये मटेरियल है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पुश करते हैं। तो इसको पुश करेंगे, तो पुश करने के दौरान आप क्या देखो कि मान लो आपका ये जो डाई का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये स्मॉल एरिया है, आप इतने ही शेप में हमको मटेरियल को यहाँ पर इस सर्कुलर फॉर्म में लाना है। तो अब जब इसको पुश करोगे तो ये इस फॉर्म में निकलेगा, तो ये आपका डिजायर्ड मटेरियल हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि ये तो है आपका क्या है, डाई। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि एक्सट्रूजन प्रोसेस के हमेशा अपोजिट होता है। कौन सा? ड्राइंग प्रोसेस। कैसे? क्योंकि एक्सट्रूजन प्रोसेस में क्या करते हो आप, प्लम्बर से पुश करते हो। अब जैसे पुश करोगे, पुश करने के दौरान क्या होता है कि जब ये पुश करोगे तो ये आपका जो मटेरियल है, अब ये जब पुश करोगे तो ये इस डाई जो दिख रही है आपकी, ये जो डाई दिख रही है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से बाहर निकलेगा और जो डिजायर्ड शेप में आता है ये आपका शेप मिल जाएगा। तो आप इसमें क्या दे रहे हैं, देख रहे हो कि इसमें आप जो मटेरियल को ड्रॉ कर रहे हो वो कौन सा फोर्स लगा रहे हो, इसमें पुश टाइप का फोर्स लगा रहे हो। मतलब डाई में आपका जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, पुश टाइप का फोर्स लग रहा है। और यहाँ पर जो डाई पे जो फोर्स लग रहा है वो स्टूडेंट पुल टाइप का फोर्स लग रहा है। तो ये क्या हुआ, अपोजिट है किसके, एक्सट्रूजन प्रोसेस की। ये जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट, इसको बोलते हो आप एक्सट्रूजन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है ये, एक्सट्रूजन प्रोसेस। इसमें आप मटेरियल को रिमूव करते हो डाई के थ्रू, तो आप पुश टाइप का फोर्स लगाते हो। और इसमें आप जब मटेरियल को डिजायर्ड शेप में लाते हो तो उस समय आप पुल टाइप का फोर्स लगाते हो। मतलब ड्राइंग में आपको पुल टाइप का फोर्स लगाना है किस पे, डाई में पुल टाइप का फोर्स लगाना है किसमें, ड्राइंग प्रोसेस में। और एक्सट्रूजन में आपको पुश टाइप का फोर्स लगाना है किसमें, डाई पर। ठीक है, तो ये आपको ड्राइंग का कंसेप्ट मुझे लगता है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब ड्राइंग की अगर बात करें तो ड्राइंग इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट इज शीट मेटल ड्राइंग एंड सेकंड इज वायर, बार एंड ट्यूब ड्राइंग। तो ड्राइंग का पहला टाइप क्या है, इसको शीट मेटल में भी ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा टाइप क्या है, या तो वायर, बार या ट्यूब में इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। और दिस मेथड इज अपोजिट टू एक्सट्रूजन मेथड, जो अभी मैंने बताया कि एक्सट्रूजन मेथड के क्या होती है, अपोजिट होती है। जैसे कि आप जानते हो इन एक्सट्रूजन मेथड मेटल इज पुश थ्रू द डाई, वेयर इज इन ड्राइंग मेथड मेटल इज पुल्ड थ्रू द डाई। क्लियर है? तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेटल ड्राइंग इम्पार्ट द प्रोडक्ट विथ ग्रेट एक्यूरेसी, इम्प्रूव ग्रेन एंड मटेरियल प्रॉपर्टी एंड बेटर सरफेस फिनिश। अब इस प्रोसेस में हम जब मेटल को डिजायर्ड शेप में लाते हैं तो उसमें उसका जो ग्रेन साइज होता है वो इंप्रूव होता है, और मटेरियल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, बेटर होती है। और उसके साथ साथ में उसकी सरफेस फिनिश भी क्या होती है, बेटर होती है। ठीक है, द मटेरियल हैज टू बी ड्रॉ, मतलब अगर मटेरियल को ड्रॉ करना है तो शुड हैव हाई डक्टिलिटी। अगर आप जिस मटेरियल को ड्राइंग प्रोसेस करते हो तो सबसे पहले उसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, साथ में हायर टेंशन स्ट्रेस, वो हायर टेंशन स्ट्रेस को भी क्या कर सके, बियर कर सके। एंड शुड बी क्लीन एंड रस्ट फ्री, और उसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए। और बात करते हैं डाई की, द डाई थ्रू विच वर्क पीस इज पुल्ड इज मोस्टली मेड बाय चिल्ड कास्ट आयरन। और एक चीज का ध्यान रखना कि जो डाई होती है ना वो चिल्ड कास्ट आयरन की बनी होनी चाहिए। किसकी बनी होनी चाहिए, चिल्ड कास्ट आयरन की। ठीक है, चिल्ड कास्ट आयरन की बनी होनी चाहिए, या टंगस्टन कार्बाइड की बनी होनी चाहिए, डायमंड की बनी होनी चाहिए, या कोई और टफ मेटल की बनी होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की कि ड्राइंग प्रोसेस के एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो एडवांटेज पहला ये कि ये किसी भी मेटल पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रोसेस हम किसी भी मेटल को इजीली तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा कि इसकी जो ड्राइंग होती है, ये जो ड्राइंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इकोनॉमिकली होती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो सरफेस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, और अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो चूंकि स्टूडेंट ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होती है तो इसका पहला डिसएडवांटेज ये क्या है कि फोर्स मोर रिक्वायर। जब भी आप इसको पुल करोगे डाई के थ्रू तो इसमें ज़्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसमें फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। और दूसरा चूंकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है तो इसके ग्रेन साइज क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, तो इसमें डिफेक्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट पार्ट बी का अब लास्ट क्वेश्चन जो है 7th नंबर का क्वेश्चन, उसे हम डिस्कस करते हैं।
व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। सो हमें सभी की एप्लीकेशन डिस्कस करना है। तो पहली जो एप्लीकेशन करना है माइल्ड स्टील की करना है, उसके बाद मीडियम कार्बन स्टील की करना है और साथ में हाई कार्बन स्टील की करना है। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये पता होना चाहिए कि माइल्ड स्टील एक्चुअल में होता क्या है, फिर आपका मीडियम कार्बन स्टील क्या होता है और उसके बाद में हाई कार्बन स्टील क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो माइल्ड स्टील है ये आपका मीडियम कार्बन स्टील है और आपका हाई कार्बन स्टील है। ये किसके कौन सा स्टील है, एक तरह से ये है आपका कार्बन स्टील है। कौन सा स्टील है स्टूडेंट, कार्बन स्टील। मतलब ये कार्बन स्टील के ही क्या है, टाइप्स हैं। अब कार्बन स्टील में जो आपका दिख रहा है माइल्ड स्टील, तो इसको बोलते हैं हम, एक दूसरी लैंग्वेज में बोले तो लो कार्बन स्टील। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको, लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील को हम माइल्ड स्टील भी बोलते हैं और माइल्ड स्टील को हम लो कार्बन स्टील ही बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन स्टील का पहला टाइप क्या है, लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील में ही क्या होता है आपका माइल्ड स्टील, तो इसलिए माइल्ड स्टील को हम लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं। अब स्टूडेंट माइल्ड स्टील तो आप जानते हैं कि इट कंटेन कार्बन इन रेंज ऑफ 0.15 टू 0.30%। ठीक है, अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कंपोजिशंस की बात करें तो माइल्ड स्टील में स्टूडेंट कार्बन का परसेंटेज काफ़ी कम होता है, बहुत लो होता है। और वो परसेंटेज कितना होता है, 0.15 से लेकर 0.30% होता है। अब चूंकि कार्बन का परसेंटेज काफ़ी कम होता है तो इस दौरान इसकी जो डक्टिलिटी होती है, दिस स्टील क्या होता है, डक्टाइल होता है। डक्टाइल तो आप जानते हो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप मटेरियल को क्या करते हो, फोर्स लगाने का, टेंसाइल फोर्स लगाने का, तो वायर के फॉर्म में आप चेंज कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, माइल्ड स्टील की। और उसके साथ साथ ये रिलेटिवली क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है। अब हम बात करें स्टूडेंट इसकी एप्लीकेशंस की, तो ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। जैसे कि आप जानते हो कि माइल्ड स्टील का जो बेसिक यूज़ होता है वो कंस्ट्रक्शन में होता है। अब जैसे कि जानते हो मकान बनते हैं, घर बनते हैं, तो घर बनते हैं तो जो पिलर बनाते हैं तो वहाँ पर हम जो स्टील यूज़ करते हैं ना, उस स्टील को बोलते हैं हम माइल्ड स्टील। तो यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक बीम, कॉलम, रेनफोर्समेंट बार्स। मतलब ये रोड बनाने के लिए, कॉलम बनाने के लिए और बीम बनाने के लिए जहाँ पर हम जिस स्टील का यूज़ करते हैं वो होता है आपका माइल्ड स्टील। और अगर हम बात करें ऑटोमोटिव मीन्स कि अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो यहाँ पर ये कॉमनली एम्प्लॉयड इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग कार बॉडीज, चेचिस एंड वेरियस कंपोनेंट। तो जो ऑटोमोबाइल के कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर यूँ बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में जो कार बॉडी होती है, फिर आपका चेचिस होता है, कई तरह के जो कंपोनेंट्स, वेरियस कंपोनेंट मतलब बोलते हैं ना, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसका आईसी इंजन में यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हम माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं। उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग की बात करें तो वाइडली यूज इन जनरल इंजीनियरिंग एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स ईजी ऑफ फैब्रिकेशन एंड वर्साटिलिटी। मतलब इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ईजी ऑफ फैब्रिकेशन एंड वर्साटिलिटी के कारण इसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। मतलब जनरल इंजीनियरिंग पर्पस में भी हम माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं। और ख़ास करके अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील स्टूडेंट जो वर्कशॉप के हम प्रैक्टिकल करते हैं, टर्निंग प्रोसेस करते हैं और टेम्परिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम जो जॉब का यूज़ करते हैं तो वहाँ वो जो जॉब भी बना होता है वो भी किसका बना होता है स्टूडेंट, माइल्ड स्टील का बना होता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट मीडियम कार्बन स्टील। सो मीडियम कार्बन स्टील क्या है, माइल्ड स्टील की तरह ये भी एक कार्बन स्टील का ही टाइप है, इसको बोलते हैं मीडियम कार्बन स्टील। बट इसमें स्टूडेंट इट कंटेन कार्बन इन रेंज ऑफ 0.30 टू 0.60%। अब इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है ना वो स्टूडेंट माइल्ड स्टील के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और ये स्टील अपने आप में क्या थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टील होता है। अब हम इसकी बात करें एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशन कहाँ पर इसकी यूज होती है, गियर एंड शाफ्ट। जहाँ पर गियर और शाफ्ट बनाए जाते हैं ना तो वहाँ पर इसमें हम जिस मेटल का यूज़ करते हैं वो होता है हमारा मीडियम कार्बन स्टील। सो मीडियम कार्बन स्टील बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी मैक्स इट सुटेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग गियर, शाफ्ट एंड अदर मैकेनिकल कंपोनेंट। तो इसकी कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि बैलेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, अगर दोनों कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण इसका हम गियर की मैन्युफैक्चरिंग करने में, शाफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने में और कुछ अदर मैकेनिकल कंपोनेंट बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, किसका, मीडियम कार्बन स्टील का। और दूसरी एप्लीकेशन है रेलवे कंपोनेंट। तो स्टूडेंट रेलवे में जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रेलवे में कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं, यूज इन रेलवे एप्लीकेशन फॉर कंपोनेंट लाइक एक्सल्स ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एंड इम्पैक्ट रेजिस्टेंट।
अब आप जानते हो कि जो रेल के जो डिब्बे होते हैं उसमें आपका जो एक्सल होता है, उसके नीचे जो ट्रैक के ऊपर जो एक्सल्स होता है, तो एक्सल को बनाने के लिए भी हम जो रेलवे कंपोनेंट के जो एक्सल्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट? मीडियम कार्बन स्टील का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी इम्पैक्ट रेसिस्टेंस क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है, ये लोड को काफ़ी वियर कर सकता है। तो इसमें भी आप रेलवे कंपोनेंट में किसका यूज़ करते हो? मीडियम कार्बन स्टील का यूज़ करते हो। उसके बाद में फोर्ज कंपोनेंट, स्टूडेंट फोर्ज कंपोनेंट जैसे कि आपको मालूम फोर्जिंग ऑपरेशन करने के लिए जो कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, तो कंपोनेंट बनाने के लिए भी हम माइल्ड स्टील का यूज़ करते हैं। क्यों? कॉमनली एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ फोर्ज कंपोनेंट वेयर स्ट्रेंथ एंड टफनेस आर एसेंशियल। जहाँ पर स्ट्रेंथ और टफनेस की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है फोर्ज कंपोनेंट में, तो वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं मीडियम कार्बन स्टील का। उसके बाद हम बात करते हैं हाई कार्बन स्टील। सो स्टूडेंट हाई कार्बन स्टील ये भी क्या है? कार्बन स्टील का ही टाइप है। जैसे हमने माइल्ड स्टील, फिर आपका मीडियम कार्बन स्टील, और हम बात करते हैं हाई कार्बन स्टील। तो हाई कार्बन स्टील की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि दिस स्टील गुड वियर रेसिस्टेंट, ये वियर को रेसिस्टेंट करता है। एंड एक ड्रॉबैक भी है इसका कि इसकी जो मसनेबिलिटी है वो थोड़ी सी क्या होती है? खराब होती है। और उसके बाद अगर इसके कंटेंट्स की बात करें तो इट कंटेंट कार्बन रेंज फ्रॉम 0.60 टू 1.25। अब इसमें जो कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो माइल्ड स्टील और मीडियम कार्बन स्टील से थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका हाई कार्बन स्टील। अब जब इसकी बात करें एप्लीकेशन की, तो स्टूडेंट इसकी एप्लीकेशन तो बहुत जगह यूज़ होती है। अगर हम खास करके बात करें कटिंग टूल, अब स्टूडेंट आप जानते हो कि कटिंग टूल एक ऐसा टूल होता है जिससे हम किसी दूसरे मेटल को कट करते हैं, तो वहाँ पर जनरली हमें कोई टफ मटेरियल ही चाहिए, तो उस समय हम हाई कार्बन स्टील का मटेरियल यूज़ करते हैं। तो देखिए कटिंग टूल में हाई कार्बन स्टील इज प्रिफर फॉर कटिंग टूल्स एंड लाइक ड्रिलिंग, शॉ ब्लेड्स एंड कटिंग इम्प्लीमेंट्स ड्यू टू इट्स हार्डनेस एंड एबिलिटी टू मेंटेन एंड शार्प एज। अब आपको पता है कि इसमें हार्डनेस और किसी भी चीज़ को काटने की जो एबिलिटी है, तो ये किस में होती है? आपकी हाई कार्बन स्टील में होती है। इसलिए हम कोई भी कटिंग टूल है जहाँ पर ड्रिलिंग है, शार्प ब्लेड है और कोई भी कटिंग कंपोनेंट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम हाई कार्बन स्टील का जनरली यूज़ करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक डिवाइस होता है स्प्रिंग। स्प्रिंग में भी हम जनरली किसका यूज़ करते हैं? हाई कार्बन स्टील का, क्योंकि शॉक को भी क्या कर सकता है? इजिली रेसिस्ट कर सकता है और एनर्जी को भी क्या कर सकता है? एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसलिए हम स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। तो स्प्रिंग का यूज़ करने के लिए जिस मेटल का यूज़ करते हैं स्प्रिंग के यूज़ में, तो वो क्या होता है? आपका हाई कार्बन स्टील। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको माइल्ड स्टील, फिर आपका मीडियम कार्बन स्टील और उसके बाद में लास्ट हाई कार्बन स्टील, इन तीनों के एप्लीकेशन भी पता चल गई होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपका एप्लीकेशन ऑफ माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील यहाँ पर क्लियर हो गया है। सो पार्ट बी के सारे 7 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट पार्ट बी के जो 7 क्वेश्चन जो मैंने आपसे डिस्कस किए वो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है पार्ट सी। तो पार्ट सी के जो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।